सर जय हिंद। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय जय। थैंक यू। थैंक यू सर। आज बड़े अहम इशू पर बातचीत करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। गोरखा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और मैं अपने गोरखा भाइयों को जो नेपाल में हैं या इंडिया में हैं उनको बताना चाहूंगा कि सर गोरखा रेजिमेंट को कमान कर चुके हैं और गोरखा रेजिमेंट से ही ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित आते हैं। कुछ अहम इशू थे सर जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। दरअसल यूरो एशियन टाइम ने एक खबर छापी है। मैं उसके ऊपर जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर को उन्होंने कोट किया है। एक स्टेटमेंट वो मैं पढ़ के सुना देता हूं सर, और उसके बाद फिर मैं आपके पास सवाल लेकर आता हूं। यूरो एशियन टाइम लिखता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से नेपाल के सेना प्रमुख से भारतीय सेना में जातीय गोरखा समुदाय की भर्ती फिर शुरू करने का आग्रह किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही शुरू किया जाएगा। हमने नेपाल सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है, अब उनके जवाब का इंतजार है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 4 साल से सर अग्निवीर की जब से अग्निवीर स्कीम आई है या जब से कोरोना आया था तब से नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है। 42,000 के आसपास कभी गोरखा रेजिमेंट के जवान थे जिनमें से 60% नेपाली गोरखा होते थे। आज वो घटकर जो हैं आधे रह गए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से लगातार रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है। इस बीच नेपाली गोरखा की भर्ती ना होना, इसे आप कैसे देखते हैं? और उपेंद्र द्विवेदी सर का ये स्टेटमेंट कि हम चाहते हैं कि गोरखाओं की भर्ती हो, लेकिन नेपाल को प्रस्ताव दिया है, फैसला उनको करना है। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। पहले बात, यूरो एशियन टाइम्स का जो ये स्टेटमेंट है, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि ऐसा कोई भी अपील इंडियन आर्मी चीफ से नेपाल आर्मी चीफ को नहीं गई है। हाँ, ये जरूर है, जब वो वहां गए थे और उनको ऑनर किया गया था, उनको ऑनरी जनरल नेपाल आर्मी का बनाया गया है। ये पुराना वो परंपरा चली आ रही है। जब भी नेपाल आर्मी का नया चीफ बनता है उसको यहाँ पे ऑनरेरी जनरल का खिताब दिया जाता है। उसी तरह से ये जरूर था कि जनरल द्विवेदी ने उस वक्त उनको रिक्वेस्ट किया था कि हमारी आर्मी डे परेड में उनका बैंड, नेपाल आर्मी का जो बहुत अच्छा और सक्षम बैंड है, उसको इसमें हिस्सा लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। जो मुझे कहने में खुशी है कि आर्मी बैंड आया था और अब की बार की आर्मी डे परेड में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। जो प्रेस में बहुत चीजें, मीडिया में चीजें आती रहती हैं, वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड होती हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जहां तक अग्निवीर में रिक्रूटमेंट का सवाल है, देखिए, एक ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जिसके तहत ये रिक्रूटमेंट होता है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो देखिए, इंडिया जब 1947 में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी हिसाब से करीब 10 बटालियंस में से 10 रेजिमेंट्स में, गुरखास की 10 रेजिमेंट्स में 4 रेजिमेंट जो है वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था उन्होंने, जो कि डिप्लॉयड थी हांगकांग में, सिंगापुर में और इंग्लैंड में। और 6 ऐसी रेजिमेंट थी जो कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था जिन्होंने। ये एक एग्रीमेंट के मुताबिक था। और क्योंकि जब ब्रिटिश वापस जा रहे थे तो ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट के मुताबिक इनको रिक्रूटमेंट रखा था। और उस रिक्रूटमेंट के मुताबिक जितने भी वो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी भी इंडियन स्टेट के होते हैं, उसके मुताबिक नेपाल आर्मी के स्टेट के जो रिक्रूट होते थे उनके लिए भी थे। अगर नेपाल का कोई नागरिक इंडियन आर्मी में अफसर बन जाए तो वो अफसर में अगर वो काबिलियत के मुताबिक अपने वो इंडियन आर्मी का चीफ तक बन सकता है। बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल हैं अभी इंडियन आर्मी में जो रहे हैं, जो रिटायर हुए हैं, जो वो नेपाल के रहने वाले हैं, जो ऊपर के ओहदे तक हमेशा पहुंचे। तो ऐसा कोई भेदभाव कभी ना रहा है, ना कभी रहेगा। रिक्रूटमेंट जो अभी भी हो रहा था नेपाल में, किसी पे, चाहे आप यूपी के रहने वाले हों, चाहे आप तमिलनाडु के, बंगाल के, कहीं के हों, और चाहे आप नेपाल के रहने वाले,
पॉलिसी सबके लिए बराबर रही है हमेशा। इंडियन आर्मी ने कभी भी मना नहीं किया कि अग्निवीर में नेपाल के जो यंग लोग हैं जो उसमें हिस्सा लें, रिक्रूटमेंट करें, के लिए आए या ना आए। ये एक नई जो सरकार आई नेपाल की, प्रचंड जो है उसके उस वक्त वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि अग्निवीर हमको मंजूर नहीं है, और उन्होंने एक अपने यहाँ से स्टेट पॉलिसी निकाल दी कि हमारे यहाँ के कोई भी ट्रूप्स जो जवान हैं वो अग्निवीर के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये नेपाल ने बंदिश लगाई है, इंडिया ने कभी ना बंदिश लगाई थी, ना अभी भी आज के दिन भी ऐसी कोई बंदिश नहीं है। ये आपको मैं क्लैरिफाई करना। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ये एक इनमें नेपाल में ये एक जरूर विचार होगा कि भाई अगर 4-5 साल बाद अग्निवीर का जवान अगर वो उसको परमानेंट एब्जॉर्प्शन इंडियन आर्मी में नहीं मिला तो वो अनएम्प्लॉयड यूथ की तरह वापस आ जाएगा, और इतनी सामर्थ्य नेपाल गवर्नमेंट में नहीं है कि उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, कोई इक्वल लेवल की उसको नौकरी मुहैया करा सके। ये उनकी बात से मैं सहमत हूं, इस तरह की परेशानी उनके विचार में होगी, ये मैं मानता हूं। तो इसके लिए थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि किसी तरह से ये लोग, जैसे इंडियन डोमिसाइल के लिए लेटरल इंडक्शन अवेलेबल है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकते हैं, जैसे नेपाल का जो डोमिसाइल है उसके लिए भी कुछ ऐसा विचार करना चाहिए कि उसको भी लेटरल इंडक्शन का एक तरह का वो मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे कि माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार कुछ ऐसा करे ताकि जो सीएपीएफ में 10% कोटा अग्निवीरों को दिया जा रहा है उसमें हमारे जो नेपाली भाई हैं, जो गोरखास हैं नेपाली, वो भी इनरोल हो सकें। सर मैं और चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। मैं तो कहूंगा इस 10% में भी नेपाल के जो वो हैं नागरिक हैं जो कि इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ परसेंटेज एक फिक्स कर दिया जाए कि इनको पक्का इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में या और सेमी गवर्नमेंट जो थी पब्लिक सेक्टर है उसमें इनको भी लेटरल इंडक्शन का मौका मिलेगा। और इसके लिए सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होनी चाहिए जिससे कि कोई इसका रास्ता निकाला जा सके। और जहां तक कि अदरवाइज गुरखास का बारे में है, मैं तो कहूंगा अभी भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। नेपाल डोमिसाइल से नहीं हो रहा है तो इंडियन जो डोमिसाइल है, जो कि धर्मशाला के हैं, दार्जिलिंग के हैं, शिलोंग के हैं, देहरादून के हैं और गढ़वाल पूरे एरिया के रहने वाले, वो काफी तादाद में रिक्रूटमेंट होता है उनका। यहां तक मुझे हेजिटेशन नहीं है कहने में, कई नेपाली जो नेपाल में रहते थे, जो उनके रिश्तेदार लोग यहाँ पे थे, वो कई शिफ्ट हुए हैं और यहाँ की नागरिकता लेके जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। पहल ताली दो हाथ से बचती है, एक से नहीं बचती है। लेकिन जब गोरखा की बात करते हैं तो मेरे जहन में अक्सर मानिक साहब सर आ जाते हैं। उनकी एक स्टेटमेंट जिसका आप भी हमेशा जिक्र करते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो गोरखा है। और गोरखा की लगातार स्ट्रेंथ कम होती इंडियन आर्मी में, इसका क्या असर होगा? सर मैं आपसे बहुत एग्री करता हूं कि इंडियन गोरखाओं की भर्ती की जा रही है, लेकिन आपके पास फिर वो ऑप्शंस कम हैं। आपको जब आप नेपाली गोरखा और इंडियन गोरखा को मिलाकर भर्ती करते हैं तो आप क्रीम को चुनते हैं। आज वो हालत होगी कि आपको दूध भी चुनना पड़ेगा फिर तो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडियन मसाइल हो चाहे नेपाल, दो गुरखास होते हैं और मुझे मेरी एक कमजोरी रहे, मैंने 35 साल उनके साथ गुजारे हैं और मैं नेपाल में ट्रैक पे जाके कई आंचल, स्टेट को वो लोग आंचल बोलते हैं, तो मैं पैदल रिमोट एरियाज में जाके रह चुका हूं, उनके परिवारों के उनके घरों में रह चुका हूं। मेरे ओपिनियन में गुरखा कैन डू नो रॉन्ग।
ओके। और दे आर वेरी, सॉरी अंग्रेजी में बोलने लगता हूं मैं कि नहीं कोई इशू नहीं, बोलिए सर। आज हमारे गोरखा भी पढ़े लिखे हैं। गोरखा से अच्छे सोल्जर्स, मे बी आप इसको बायस्ड ओपिनियन कह सकते हैं, इससे अच्छे कोई, इससे ब्रेव, इससे अच्छे फाइटर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और चाहे किसी भी हालात में हो वो पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत अच्छा, मुझे तो उन पे बहुत अभिमान है, बहुत भरोसा है। तो मेरे हिसाब से ये रिजॉल्व होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। और ये जरूर आप प्लीज रियलाइज करिए, हम लोगों की इंडिया जी और नेपाल के ताल्लुकात इस सन 47 से नहीं बने हैं। जी ये जी पुश्तैनी है हमारा, चाहे धार्मिक संबंध हो, जी जी ट्रेडिशंस हो, और हर प्रकार से एक ही रहन सहन, एक ही खान पान, एक ही तौर तरीके। बिल्कुल हमें तो, मैं जाता हूँ नेपाल, जा चुका हूँ, आने जाने में कोई बंदिश नहीं है, एक ही देश की तरह हैं दोनों। और बहुत ज्यादा मित्रता है, शादियां हो रखी हैं इधर के लोगों बिल्कुल की सर। और उधर की इस तरफ। तो जहां तक मेरा सवाल है, कई बार मैं सुनता हूं स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हिसाब से हमारे संबंध, चाहे कोई भी आसपास का देश तोड़ने की, खराब करने की कोशिश करे, इन फ्यूचर भी कभी नहीं कर पाएगा। ग्रांट करिए, परिवार में दो लोगों के बीच में, दो भाइयों के बीच में थोड़ा मनमुटाव कभी कभी हो जाता है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी जी के सिलसिले में। लेकिन जब कहावत है ना, जब व्हेन चिप्स आर डाउन ओनली ब्लड ब्रदर्स स्टैंड विद यू। तो बिल्कुल। ये इस तरह की हम लोग की रिश्तेदारी है, ये जी कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। जी, बस मेरे दो सवाल और हैं सर जिनका मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा, क्योंकि हाल ही में कई ऐसी खबरें आई कि चाइना इनरोलमेंट कर रहा है गोरखाओं की। हम इन खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये खबरें लगातार आ रही हैं, और ऐसी भी खबरें आई हैं कि कई नेपाल आर्मी के जो वॉरफेयर स्कूल्स हैं उसके अंदर चाइनीज आर्मी के पीएलए के कोई मेजर जनरल्स और रिक्रूटमेंट के उनके जो ऑफिसर्स हैं वो वहां तक भी पहुंचे हैं। तो क्या ये एक चिंता का सबब भारत के लिए हो सकता है कि अगर आप इनको इनरोल नहीं करते हैं तो गोरखा तो जॉब चाहिए, वो पीएलए जा सकते हैं, वो एक बड़ा ऑप्शन है, और युआन की वैल्यू भी रुपए से बहुत ज्यादा है सर। ये देखिए, ये मैंने भी ये सुना है कि चाइना की कोशिश है कि किसी तरह से उनको रिक्रूट किया जाए। तो अब मशीनरी के तौर पे आप किसी को भी कहीं भी नौकरी मुहैया करा सकते हैं, लेकिन उसके इमोशंस को इतनी आसानी से आप बदल नहीं सकते हैं जब वो हष्ट पुष्ट अडल्ट बन चुका हो। जी ये बात, अब जैसे इसी बात को मैं ले जाऊंगा, अगर नॉर्थ वियतनाम के जो लोग हैं, कुछ सुना था मैंने, यूक्रेन में रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, जी जी मशीनरी की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रहन सहन, विचारधारा है, वो जो बचपन से उसने जो नॉर्थ वियत सॉरी नॉर्थ नॉर्थ वियत कोरिया। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया। कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। जो उसकी परवरिश नॉर्थ कोरिया में हुई है, उसकी वो विचारधारा उस पे डिपेंडेंट है। वो जब बड़ा हो गया, 20-25 साल का बच्चा, उसको आपने अडल्ट हो गया, उसके बाद आप उसको इस एज मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फाइबर को कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो जो उसकी विचारधारा, उसको चेंज नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो इस बात से अलार्म बहुत होने की जरूरत नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी तरह से नेपाल की तौर तरीके, विचारधारा, या उसकी जो पब्लिक है उसकी ओपिनियंस को, या उसकी जो प्रेम भाव है इंडिया की तरफ, उसको बदली किया जा सकता है। जी बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि बस एक ही सवाल में दो सवाल मेरे छुपे हुए हैं कि एक तो सर आपने कोई गोरखा रेजिमेंट को आपने कमांड किया, वो कौन सी गोरखा रेजिमेंट थी, और गोरखा के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसे ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित हमेशा याद रखते हैं और मुस्कुराते हैं कि यार उस दिन ये हुआ था। देखिए, ऐसे तो एक नहीं, कई इंसिडेंट्स हैं, कई जी जी हैं। और हमने कई बार इंडो पाक बॉर्डर पे साथ में रहे, पोस्टों में मैं कंपनी कमांडर भी रहा हूँ, जहाँ पे मेरे ही सूबेदार साहब जो हैं, उन्होंने, वो उनसे मैं एडवाइस लेता था, वो ज़्यादा काबिल थे, वो 71 की लड़ाई लड़ चुके थे, तो उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा था।
और इसके अलावा जैसे जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस बहुत से जंगल नंगल में किए हैं नेपाल, कश्मीर में, वहां पे भी जब फायरिंग होती है, असलियत आदमी की तब पता चलती है जब दाहिने बाएं आपके गोलियां चल रही हों, और तब वो आदमी कैसे रिएक्ट करता है। उस हिसाब से मैं डिटेल्स में कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बताना चाहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि उस वक्त अगर आपको एक आदमी जो खड़ा दिखाई देगा, वो आपका एक गुरखा सोल्जर होगा। बहुत से मैंने देखे हैं कावर्डाइज इन फेस ऑफ एनिमी दिखाते हुए। एक गुरखा सोल्जर जी हैं जो या तो मारेगा या मरेगा, वो दाहिने बाएं जो है बीच का रास्ता नहीं देता है। एक इंसिडेंट जरूर बता सकता हूं। एक हमारे, जब मैं पलटन कमांड कर रहा था, तो कश्मीर वैली में, जगह नहीं बताऊंगा, चलो जगह भी बता देता हूँ, एक निगली नाला है बाबा ऋषि के पास से, वहां से वो एक पेट्रोल, हमारे वर्किंग पार्टी थी, लेकिन वहां पे बिना हथियार के नहीं चलने की कोई वो इजाजत नहीं थी, तो वो लोग एक शॉर्टकट लेके नाले के थ्रू वापस जा रहे थे। ओके सर। और उस वक्त उनको ये नॉर्मली जब टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो एक आदमी उनसे थोड़ा आगे चलता है, जिससे कि वो लुकआउट मैन की तरह। तो इन लोगों ने, सिर्फ ये लोग 7 लोग थे, जिन्होंने, एक हवलदार था और 6 जवान थे, इन्होंने फौरन नाले में पोजीशन ली और वो लोग को उनको आने दिया। जब वो आ गए, उनको इन्होंने इनकाउंटर में 6 टेररिस्ट मारे। और सिर्फ जो सोल्जर्स थे, ये वर्किंग पार्टी थी जिसमें एक हवलदार और 6 जवान थे, तो 7 लोगों ने 6 जो टेररिस्ट थे उनको मारा। और उसके बाद जब मार दिया, उसके बाद पलटन को फोन करके हेडक्वार्टर को बताया कि यहाँ 6 हमने टेररिस्ट मार दिए हैं, और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को डेड बॉडीज हैंड ओवर करी। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग ऑपरेशन हुआ था, जो कि मुझे अभिमान है कहने में कि मेरे कार्यकाल, जैसे कमांडिंग ऑफिसर के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें हमारे एक जवान को शौर्य चक्र मिला था, और एक वो जो हवलदार को सेना मेडल मिला था। ये मेरे लिए अभिमान की बात है। मैंने सोचा ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिकॉर्ड में होना चाहिए सर, और अब ये हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन आपने बड़ी अहम बातें कही सर। देखिए, लंबा सर्व मैंने भी 17 साल किया, और कई गोरखा रेजिमेंट के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला। और सच्ची बात यह है कि कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम गोरखास के साथ हैं या ये नेपाल से आए हैं। हमेशा ऐसा लगता था कि हम लोग गुरु जी करके बोलते थे उनको कि भाई भाई जो हैं, अब आपस में हैं, खाना भी खाना है, चाहे आगे ऑपरेशंस करने हैं। तो वो फील, चाहे वो चाइना में भी अगर जबरदस्ती ले भी जाएंगे, तो वो वाली फील कभी नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मैं नेपाल को कोई अलग देश की तरह नहीं देख सकता हूं, ना देखता हूं अभी भी। और मेरा बहुत ज्यादा एक प्रेम भाव है नेपाल के साथ, और कई बार हम नेपाल विजिट पे जा चुके हैं और आगे भी जाते रहेंगे, जब तक वो हमको बिल्कुल हाथ जोड़ के कहने आप आना बंद कर दीजिए, वो कभी कम नहीं होगा। कभी कम नहीं होगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, आप आज आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक जय यू गोरखाली सर। थैंक यू। जय गोरख।